अब तो तुम्हें दिक्कत नहीं होने लगी। इतनी स्पीड से समझना घर की चूल्हे ही जाते होंगे। Good morning, one class. Okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Awaz. Okay. I think voice and video is clear to all. आज Yes, क्विज sir. आप Very लोग की clear. थी। ओके ओके थैंक यू। तो पहले तो हम लोग जो आपने लैब असाइनमेंट 9 भेजा है तो उसमें मतलब प्रोग्राम के अलावा और कुछ लिखना भी है वैसे? उसमें जैसे हम लोग बाकी असाइनमेंट में करते हैं कि पहले उस जो भी आपका प्रॉब्लम है जो मेथड है उसको डिस्क्राइब करना है, उसके फॉर्मूले को लिखना है। उसके बाद फिर आपको चाहे तो आप एक छोटा एग्जांपल कर सकते हैं न्यूमेरिकल, फिर आप इसको कोड लिखिए, सी का प्रोग्राम आउटपुट लिखिए और फिर स्क्रीनशॉट लगाइए। सर असाइनमेंट 9 को रिटन मटेरियल नहीं दिया आपने। सर रिटन मटेरियल नहीं। सुनिए असाइनमेंट 9 और 10 आज हम लोग करेंगे। आज लैब आप लोग की है 1:45 से और उसके बाद फिर 2:45 से 1:45 से 9 होगा और 2:45 से 10 होगा। और कल आपका वाइवा होगा सभी का, सबको प्रेजेंट रहना है क्योंकि वाइवा में एब्सेंट रहेगा उसके मार्क्स 0 ही रहेंगे। दोबारा से वाइवा नहीं लिया जाएगा उसका। और कितने उसमें हम लोग एक वाइवा जो होगा वो पहले हम लोग 3 लैब का करेंगे, 4, 5, 6 देन 7, 8, 9, 10। हाँ और कौन क्या पूछे भाई? और एनी डाउट किसी को? सर 7, 8, 9, 10 बाकी 4 चीज हाँ तो 4 क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है ना, एक ही तो जा रहा है। तीन वाइवा सेशन टोटल होने हैं। आउटपुट तो हम लोग देख जिन्होंने लेंगे पहले नहीं लेकिन दिखाया वाइवा सर के वो लिए भी पहले कल सारे दिखा सकते हैं। अब वो टाइम मिलने की बात है। टाइम जैसा मिलेगा पहले तो जिसने डन शो किया है उसका वाइवा पहले होगा, फिर दिखाने के बाद जिनका वाइवा होगा। पहले जिसका डन होगा उसका पहले वाइवा होगा, इसलिए डन आज लैब में करना है और उसको करना है। ओके तो कल आपकी लैब होंगी इनिशियल से, उसका शेड्यूल आएगा और वो 9 मतलब कि लैब ही कल होनी है, उसमें वाइवा होने हैं कम्प्लीटली सबका। और कल मिड सेम भी लैब मिड सेम होगा आपका, वो सेकंड हाफ में होगा 4-5 बजे 5 बजे तक। ठीक है तो आज आपकी लैब खत्म हो जाएगी, फिर कल वाइवा हो के बाद फिर आपका सेकंड हाफ में लैब मिड सेम होगा जिसमें कि हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 का क्वेश्चन करेंगे जैसे आप कर चुके हैं। ओके तो बी प्रिपेयर फॉर द लैब टुडे एंड टुमारो। ओके आज हम लोग कल के टॉपिक को थोड़ा सा जो बचे थे वो देख लेते हैं और सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जो आपका एड्रेसिंग मोड पर देखते हैं क्या हम लोगों ने कल एड्रेसिंग मोड रिवाइज कर रहे थे फर्स्ट यूनिट के टॉपिक में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और ये सब क्या होता है। आज हम लोग उसके बचे हुए टाइप्स को देखेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन जो आज का इसका है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए जो एड्रेसिंग मोड का मेनली जो है हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, ये थोड़ा सा यहीं से रिवाइज करते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मीनिंग है कि व्हेन द इफेक्टिव एड्रेस is provided for the instruction itself. When we provide the effective address in the instruction itself, then it is called direct addressing mode. जैसे यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में भी शो हो रहा है कि मेमोरी में ऑपरेंड है और उस ऑपरेंड पे जो भी मेमोरी की एड्रेस है, लोकेशन है, उस लोकेशन को आपने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो इस तरह के स्कीम को हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। इसका बेनिफिट यहाँ पे ये है कि सिंगल मेमोरी रेफरेंस टू एक्सेस डेटा, सिंगल मेमोरी रेफरेंस से ही आपका सारा काम चलता है। नो एडिशनल कैलकुलेशन टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, हमें इफेक्टिव एड्रेस जनरेट नहीं करना पड़ता है। इफेक्टिव एड्रेस होता है डायरेक्टली हमें अवेलेबल हो जाता है इंस्ट्रक्शन में ही। एग्जांपल में भी जैसे लिखा है ऐड R1 4000, इसका मीनिंग क्या है कि R1 रजिस्टर है, उस R1 रजिस्टर में 4000 एक एड्रेस जो है वहां से मिला है और इस पे आपका कंटेंट मिलेगा।
इसके बाद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जो हम लोगों ने कल लिखा था कि ये जो वैल्यू है एड्रेस सीधे आपका इंस्ट्रक्शन में है, फेच करके तुरंत करंट ऑपरेंड डेटा जो है एक्सेस हो जा रहा है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर, वो एड्रेस एक्चुअल ऑपरेंड का नहीं होता है, वो होता है रेफरेंस। जैसे कि आपका लिखा हुआ है कि जैसे कि ऑपकोड है, कमांड एड्रेस, तो एड्रेस जो है वो क्या है, एक तरह से लोकेशन है और वो मेमोरी में है। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें एक और एड्रेस मिलता है, एक और पॉइंटर मिलता है, और वो एड्रेस जो मिलेगा वो आपका एक्चुअल ऑपरेंड का एड्रेस होगा। तो इनडायरेक्टली हमने अपने ऑपरेंड को एक्सेस किया है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव्स द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। इफेक्टिव एड्रेस भी हमारा मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है और यहाँ पे मेमोरी की एड्रेस स्पेस यूज की जा रही है। Here we require the memory address space for making the effective address. Indirectly हम लोग ऑपरेंड के एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहलाता है। अब इसके बाद इनके लिमिटेशन में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि ऑपरेंड तो स्टोर करना ही मेमोरी के अंदर, इसके साथ साथ उनके एड्रेसेस को भी आप एज ए पॉइंटर स्टोर कर रहे हैं। तो एक एड्रेस स्पेस की भी रिक्वायरमेंट, उसको मैनेज करना, उसको क्लियर करना, ये सब यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क इन्वॉल्व हो गया। डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड का मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने बताया था कि सर्टेन वैल्यू एडेड इन द एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस। तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर से स्पेशल पर्पज रजिस्टर से वैल्यू को ऐड किया जाता है व्हेन वी क्रिएट द इफेक्टिव एड्रेस। तो द इंडेक्स रजिस्टर, अब इसमें देखिए कई सारे रजिस्टर होते हैं, इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इनकी वैल्यूज को हम लोग यूज करते हैं और जिस रजिस्टर को हम लोग यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है, उसका टाइप हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड के अंदर सबसे पहले क्या आता है? इंडेक्स एड्रेस, इंडेक्स रजिस्टर। द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो एड्रेस है आपका इफेक्टिव एड्रेस है, उसको बनाने के लिए हमें इंडेक्स रजिस्टर की जो भी वैल्यू होती है उसको हमें ऐड करना पड़ता है, और ये प्रोसेस जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये इक्वल टू इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू एक्चुअल एड्रेस प्लस आर, आर इज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू व्हिच इज फेच्ड फ्रॉम द इंडेक्स रजिस्टर। इससे इसी तरह से हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, ए तो हमें एड्रेस मिल जा रहा है, उसके साथ साथ उसका एक डिस्प्लेसमेंट इंडेक्स है जो आपका आर से मिल रहा है, जो कि आर हमारा यहाँ पे क्या होगा? इंडेक्स रजिस्टर है which hold the displacement value. Displacement value difference of the single address to next address, next instruction address. तो यहाँ पे इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखिए ये आपका इंस्ट्रक्शन होता है, ऑफ कोड है, रजिस्टर आर, उस रजिस्टर पे यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर पे वैल्यू ली जा रही है और ये आपका एड्रेस है। एड्रेस मान लिया 1000 है आपका और इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू 10 है, तो आपका एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा? 1010। अब जो 1010 मिला है, इससे हमें क्या होगा कि एक रजिस्टर इन द सीपीयू के अंदर जो भी रजिस्टर्स होते हैं, मैंने बताया इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इन्हीं रजिस्टर्स की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, एक आपका एड्रेस लिखा जा रहा है, साथ में रजिस्टर से वैल्यू लिखी जा रही है। तो रजिस्टर प्लस एड्रेस की वैल्यू कंबाइन होके आपका इफेक्टिव एड्रेस बनता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए प्लस आर। तब ये इफेक्टिव एड्रेस जब बन गया है तो ये जो एड्रेस बनेगा ये मेमोरी में सर्च किया जाएगा और एक्चुअल ऑपरेंड मिलेगा। तो इससे दो चीजें क्लियर होगी। पहले तो आपका एड्रेस सिक्योर हो गया, सिस्टम जनरेटेड एड्रेस है, रजिस्टर्स का यूज किया जा रहा है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स का यूज किया जा रहा है, टोटल कंट्रोल सिस्टम के हाथ में, और एड्रेस स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी जो एड्रेस स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही थी मेमोरी की, वो हमें जरूरत नहीं है। तो एड्रेसेस, इफेक्टिव एड्रेस बनाने के लिए एड्रेसेस को हमें मेमोरी में स्टोर करना नहीं पड़ता है, जिससे हमारा मेमोरी फ्री हो जाता है फॉर द यूजिंग स्टोरिंग द एड्रेसेस। ये इसका बेनिफिट है ओवर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब जो एड्रेस मैंने बताया था, जैसे कि सपोज करिए रजिस्टर जो 1000 है, 10 आपका इंडेक्स रजिस्टर से आया, एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस क्या बन गया? 1010 बन गया। ये 1010 जो है
ये मेमोरी लोकेशन को दिखाता है, वहाँ पे आपका एक्चुअल ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो इससे सिक्योरिटी मेंटेन है और दो फायदे हो रहे हैं। एक, सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है, सिस्टम जनरेटेड है, इसमें फ्लॉज नहीं आ सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि एड्रेसेस स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर स्टोरिंग द एड्रेसेस। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या करते हैं कि इट इज अ वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। अब जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड है वहाँ पे केवल इंडेक्स रजिस्टर से वैल्यू ली जा रही है। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या मैंने बताया था आपको, जिस स्पेशल रजिस्टर से वैल्यू ली जाती है उसी के करस्पॉन्डिंग उसका नाम बन जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या है कि हियर भी क्रिएट द इफेक्टिव एड्रेस बाय यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं इफेक्टिव एड्रेस को बनाने के लिए। और इससे आपका जो आपका कंटेंट होता है वो उसका मेथड होता है इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू एक्चुअल एड्रेस प्लस प्रोग्राम काउंटर वैल्यू। तो इसमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यूज की जा रही है और प्रोग्राम काउंटर का यूज जानते हैं, इट स्टोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस है उसको स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को अगर हम डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड में यूज कर रहे हैं तो उसको हम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस बनाने के लिए हम लोग बेस रजिस्टर को यूज करते हैं। बेस रजिस्टर भी एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है और उस बेस रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करके हम एड्रेसेस को क्रिएट करते हैं, इफेक्टिव एड्रेस बनाते हैं। तो इफेक्टिव एड्रेस जो होता है वो एक्चुअल एड्रेस प्लस बेस रजिस्टर वैल्यू। इसके बाद ये तीन ही रजिस्टर स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज होते हैं, इंडेक्स, प्रोग्राम काउंटर, बेस रजिस्टर। इंडेक्स से अगर यूज होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। अगर हम लोग प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, और अगर बेस रजिस्टर की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो ये जो तीन जो हमने नाम लिए हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ये सभी डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड के ही तरीके हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के ही टाइप हैं। तो ये आपका था जिसमें कि दिखाया गया था। इसके साथ साथ अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल भी एक इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन बाय द प्रोसेसर। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर हम लोग को फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एटलीस्ट 3 cycle use for the smallest micro operation. First we require to fetch the instruction from the memory. After fetching the instruction we convert it into the intermediate form, decoding। और fetch करने के लिए कौन सा एड्रेस फेच किया जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका प्रोग्राम काउंटर डिसाइड करता है कि प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस होता है वही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, उस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू वहाँ पे उसको ली जाती है। तो प्रोग्राम काउंटर की जब जो वैल्यू होती है उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं रजिस्टर इंडेक्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, IR के अंदर, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता है जिससे कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूज करने जा रहे हैं उसके अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वहाँ पे आ जाए। डिकोड द इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शन आपका कॉपी हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर तो उसको हम लोग मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, डिकोड करते हैं, IR से वैल्यू ली जाती है। ये IR क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि करंट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। इसके बाद रीड द इफेक्टिव एड्रेस, देन वी फाइंड द अकॉर्डिंग टू द एड्रेसिंग मोड वी यूज रीड इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस हमें रीड करना पड़ता है। इफेक्टिव एड्रेस कैसे रीड करना है, अब उसके अलग अलग टाइप्स हैं, जिस टाइप से यूज करना हो उस हिसाब से एड्रेस बनाइए और मेमोरी से डेटा एक्सेस करिए अगर वो प्रोसीजर यूज रहा है, नहीं तो फिर डायरेक्टली ये इसमें आपका एड्रेसिंग मोड यूज होता है, रीड द इफेक्टिव एड्रेस। आफ्टर रीडिंग द इफेक्टिव एड्रेस वी एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड corresponding their subroutines and resources allotted for memory and whole execution process are started. After execution we get the result and this result is stored in the memory or any hardware peripheral devices as the instruction given in the command. तो ये आपकी कंप्लीट साइकिल है, ये आपका यहाँ पे बना हुआ है। स्टार्ट है, सबसे पहले लोड एड्रेस टू द PC program counter, then load the content of the program counter to the IR instruction register,
अपडेट द प्रोग्राम काउंटर टू द नेक्स्ट एड्रेस, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद if any interrupt occurred in this procedure, then firstly we about the current execution, store the context of the program, and after storing the context of the program we execute the interrupted subroutine. After completing the interrupted subroutine, we again resume the previous context and restore the context and resume the process. This is the interrupt driven instruction cycle. तो ये बेसिकली आपका था जो हम लोग का पिछला टॉपिक था। अब हम लोग आपका जो क्विज हुई है उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपकी प्रॉब्लम